हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या है? जब भी वेव्स, लाइट वेव्स या साउंड वेव्स किसी भी ऑब्स्टेकल या किसी अपर्चर के कॉर्नर्स के पास से गुजरती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं और उसको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। ऑब्स्टेकल और अपर्चर का यहाँ क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर एक सोर्स है, ये क्या है? ये ब्लॉक करेगा, ये लाइन ब्लॉक करेगी तो ये ऑब्स्टेकल का काम करेगी। लेकिन ये सोर्स है, अगर इस तरह से है, यानी ये एक स्लिट है इतनी विड्थ की, तो यहाँ से सिर्फ ये पास करेगी इतने रीजन में से, तो ये अपर्चर कहते हैं इसको। जो ब्लॉक करता है उसको ऑब्स्टेकल, जो पास करने देता है उसको अपर्चर। तो चलिए पहले डाइफ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of an obstacle, around the corners of an obstacle or an aperture, or an aperture is called diffraction, is called diffraction। ये है डेफिनेशन ऑफ डाइफ्रैक्शन। मान लीजिए आपके पास ये एक सोर्स है और ये एक अपर्चर है, ये अपर्चर, इसमें से लाइट पास होगी और यहाँ एक स्क्रीन है। तो हम मानते हैं कि लाइट वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो यानी ये रे इधर जानी चाहिए सीधा, ये रे यहाँ तक। तो ये रीजन है, मान लीजिए ए प्राइम बी प्राइम। ये क्या है? ये अपर्चर है। तो ए प्राइम बी प्राइम रीजन में ही सिर्फ लाइट जानी चाहिए, इसके इधर नीचे और इसके इधर ऊपर लाइट नहीं जानी चाहिए। तो इधर, इससे इधर और बी प्राइम से इधर नीचे की तरफ, ये क्या है? ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। और ये भी बी प्राइम से नीचे ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ओके, तो यानी सिर्फ ए प्राइम बी प्राइम रीजन में इल्यूमिनेशन होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए। इससे इधर ज्योमेट्रिकल जो शैडो रीजन है वो परफेक्टली डार्क होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता और कुछ न कुछ लाइट रेज इस तरह से बेंड हो जाती हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी, बिकॉज ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो जहाँ से ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन शुरू होता है वहाँ भी कुछ न कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, ऑल्दो वो काफ़ी कम होगी, और वो किस वजह से होगी? डाइफ्रैक्शन की वजह से। ओके, इसी तरह से अपर्चर की बजाय अगर ऑब्स्टेकल होता, ये आपका, ये क्या है? ये अपर्चर है, लेकिन ये सोर्स है। अगर यहाँ पर अपर ऑब्स्टेकल होता इस तरह से, ये ऑब्स्टेकल है, ओके, तो रे इससे इस तरह जाती और इससे इस तरह। और अगर ये स्क्रीन है तो जो ये रीजन है ए प्राइम बी प्राइम, क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है तो ए प्राइम बी प्राइम परफेक्टली डार्क होता। तो ये ए प्राइम बी प्राइम क्या होता? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ए प्राइम बी प्राइम ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, तो ये परफेक्टली डार्क होना चाहिए क्योंकि यहां से रेज ब्लॉक हो रही हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो रेज हैं दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या होगा? इस ऑब्स्टेकल से भी कुछ ना कुछ डाइफ्रैक्शन होगा और जिसकी वजह से रेज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी डाइफ्रैक्शन की वजह से कुछ इंटेंसिटी प्रोवाइड करेंगी।
तो इस तरह से कुछ रीजन होगा जहां पर ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में इंटेंसिटी होगी एंड दैट विल बी बिकॉज ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, जब डाइफ्रैक्शन होता है तो क्या साइज ऑफ अपर्चर और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मैटर करता है? ओके, तो मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं यहां से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल। साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल फॉर ऑब्जर्विंग डाइफ्रैक्शन पैटर्न। डाइफ्रैक्शन पैटर्न, जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वैसे ही डाइफ्रैक्शन पैटर्न भी बनता है। ओके, तो अगर आपका जो अपर्चर है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से उसका साइज काफी ज्यादा है, जैसे ये प्लेन वेवफ्रंट्स हैं, ये प्लेन वेवफ्रंट है और इनका जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ये प्लेन वेवफ्रंट है, और ये क्या है, ये अपर्चर है। अब अगर ये साइज ऑफ अपर्चर वेवलेंथ से काफी ज्यादा है, ये केस ए क्या है, साइज ऑफ अपर्चर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ, तो जो ये वेवफ्रंट है दे विल बेंड, मीन्स कुछ डाइफ्रैक्शन होगा बट बहुत स्मॉल। तो ये जो वेवफ्रंट है ये कुछ इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो जो बेंड होगा कॉर्नर्स पर वो इस तरह से होगा। ओके, तो बेंडिंग ऑफ वेवफ्रंट ये है, बेंडिंग ऑफ वेवफ्रंट। लेकिन अगर साइज ऑफ अपर्चर वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेट है, मीन्स दे आर ऑलमोस्ट सेम, इफ साइज ऑफ अपर्चर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यहां पर ओनली अपर्चर की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर ऑब्स्टेकल भी हो सकता है, तो भी सेम कंडीशन होगी। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल पहले केस में ग्रेटर देन वेवलेंथ और दूसरे केस में ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो दूसरे केस में क्या होगा, ये इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट है जिसका वेवलेंथ है लैम्डा के, और ये आपका अपर्चर है। ओके, ये क्या है, इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट, और वेवफ्रंट के जो रेस है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है वेव की, ये अपर्चर है। तो इसमें जो साइज ऑफ अपर्चर है वो अप्रोक्सीमेटली सेम साइज ऑफ वेवलेंथ है। तो इस केस में जो आपकी बेंडिंग होगी, यानी जो आपका आउटपुट वेवफ्रंट होगा डाइफ्रैक्शन के बाद, वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होगा इस तरह से। ओके, तो वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा। तो यानी आपकी कंडीशन क्या है, एक अच्छे डाइफ्रैक्शन पैटर्न के लिए साइज ऑफ अपर्चर और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे, if plane waves are made to fall on a small aperture, then the waves emerging out of aperture will be slightly curved, at the edges if size of aperture is large as compared to wavelength of light used. Okay, if plane waves
plane waves are made to fall on a small aperture, on a small aperture. The waves emerging out of aperture, the waves emerging out of aperture, emerging out of aperture will be slightly curved at the edges, जैसे ये है, will be slightly curved at the edges. कब? अगर साइज ऑफ अपर्चर वेवलेंथ से ज्यादा है. इफ द साइज ऑफ अपर्चर इज लार्ज, if the size of aperture is large compared to wavelength of wave, compared to wavelength of wave. Okay, so ये सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया. If plane waves are made to fall on a small aperture, the waves emerging out of aperture will be slightly curved at the edges. फिर उसके बाद if the size of aperture is large compared to wavelength of wave, then amount of bending is small. Then amount of bending is small. तो ये जो बेंडिंग होगी जैसे इस केस में है वो बहुत ही कम होगी. बट इफ साइज ऑफ अपर्चर इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ वेव, जैसे ये वाला डायग्राम है, बट इफ साइज ऑफ अपर्चर इज comparable to wavelength of wave, then diffracted waves are almost spherical. Then diffracted waves are almost spherical. Diffracted waves are almost spherical. So for a good diffraction pattern, size of aperture or the obstacle should be of the order of wavelength of wave. So for a good diffraction pattern, size of aperture or obstacle should be of the order of वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के साइज का होना चाहिए ऑब्स्टेकल या अपर्चर. तो ये है हाउ टू ऑब्जर्व ए गुड डाइफ्रैक्शन पैटर्न, और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया. इसके बाद है टाइप ऑफ डाइफ्रैक्शन. तो डाइफ्रैक्शन दो तरह का होता है, फ्रेजनल एंड फ्रोनोफर. अब ये हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे.
स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन। तो दो तरह का डाइफ्रैक्शन है। फर्स्ट है फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन। ओके, फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन में screen or source both are placed at a finite distance from the aperture or obstacle. Okay, and after diffraction the rays appears to be converging towards the screen. Okay, तो in this type of diffraction हम यहाँ लिखेंगे फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर दोनों को। in this type of diffraction, both the source and the screen are placed, both the source and the screen are placed at finite distance from the obstacle or aperture. Are placed at finite distance from the obstacle, at finite distance from the obstacle or aperture. Okay, the light after diffraction appears to converging, the light after diffraction appears to converging towards the screen, और अगर डाइफ्रैक्शन के बाद अपने आप कन्वर्ज कर रही है तो आपको कोई लेंस की फिर कन्वर्ज करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड नो लेंस इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए क्योंकि लाइट अपने आप कन्वर्ज कर रही है स्क्रीन पर डाइफ्रैक्शन के बाद, तो आपको कोई भी कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। नंबर 2 इज फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन, ओके, फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन दे आर प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर और ऑब्स्टेकल, और यू विल से आइडियली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर एंड from the aperture. In this type of diffraction, the source and screen are placed, at infinite distance from obstacle or aperture, और क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से है सोर्स और स्क्रीन दोनों ऑब्स्टेकल से, तो आपको रेज को कन्वर्ज करने के लिए इसमें एक कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग होता है। अगर आपका सोर्स इनफाइनाइट पर है तो उससे रेज क्या होंगी?
पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज को कन्वर्ज करने के लिए आपको फिर एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। तो इसमें आपको कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अदरवाइज अपने आप तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कन्वर्ज होंगी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जिसको भी आप इनफाइनाइट मानना चाहें, लेकिन क्या आप अपनी इतनी लंबी लेबोरेटरी बना सकते हैं स्कूल या कॉलेज में? नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो एक कन्वर्जिंग लेंस इज रिक्वायर्ड, ए कन्वर्जिंग लेंस इज required to observe the diffraction pattern, to observe the diffraction pattern, तो ये है स्टूडेंट फ्रोनहोफर डायफ्रैक्शन। ओके, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा कुछ एडिशनल बताना चाहता हूं यहाँ पे कि आपका ये कहता है यहाँ पे ठीक है, ये अपर्चर है, मान लीजिए ये विड्थ है, तो इससे सोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा इधर, और इधर स्क्रीन भी जो है आपका वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप इनफाइनाइट लेंथ की लेबोरेटरी बना सकते हैं। तो हम करते क्या है, देखिए जब सोर्स इनफाइनाइट पर होगा तो इस अपर्चर पर जो रेज आएंगी वो क्या आएंगी? इस तरह पैरेलल रेज आएंगी। तो इसका क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, यहाँ एक कन्वर्जिंग लेंस लेंगे और सोर्स को उसके फोकस पॉइंट पर रख देंगे। अगर इस कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पॉइंट पर है तो रिफ्रैक्शन के बाद रेज क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगे इस तरह से। तो यानी आपके लिए एक तरह से अपर्चर के लिए तो रेज पैरेलल आ रही है, और इनफाइनाइट पे सोर्स होता तो भी पैरेलल आनी थी। तो यानी अपर्चर को तो यही लग रहा है कि हाँ सोर्स इनफाइनाइट पे है। तो टेक्निकली आपने इसको क्या किया? मॉडिफाई कर दिया। जो आपकी रिक्वायरमेंट थी इनफाइनाइट पर सोर्स होने की वो पूरी हो गई इस तरह से पैरेलल रेज से। स्क्रीन पर फाइनली वो इनफाइनाइट पर कन्वर्ज होंगी, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो आप स्क्रीन भी नहीं रख सकते। तो क्या करोगे, ये जो रेज आ रही है यहाँ से सीधी, इनको कन्वर्ज करने के लिए आप एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दोगे इस तरह से, और ये कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पर अपने फोकस पॉइंट पर रेज को कन्वर्ज कर देगा। तो इस तरह से आपको फ्रोनहोफर डायफ्रैक्शन में कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, और ये जो डायग्राम है कुछ ऐसा ही आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डायफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। तो वो इसी टाइप का कुछ है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।